अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन सीज़न 2 की 89 एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त धमाकेदार सी एपिसोड है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। हाँ बिल, कहो, मैं बस ब्यूरो ही आ रहा था। पारस ने अपने बालों का पहले जैसा हेयर कट ले लिया था क्योंकि कुछ दिन में इसे इटली जाना पड़ रहा था, तो अपनी लुक्स वापस प्रोफेशनल करे। वो अभी शावर लिए रूम में ही आया जब आबेल की कॉल पर बेकरारी से फोन उठाकर कॉल रिसीव करते ही पूछा। हारिब अभी तक सो रहा था जबकि रुशा ने परी के साथ हॉस्पिटल गई थी कुछ इंजेक्शंस के लिए और चेकअप के लिए। टोटल 6 लोग मिले हैं पारस, जिनके नाम आर से शुरू हो रहे हैं। मैंने 6 के 6 लोगों को अर्जेंट बुलवाया है और खुशकिस्मती से वो सभी नतालिया में मौजूद हैं। अब आगे बताओ। ये सच में हिजाब से बोझ हटाने वाली न्यूज़ थी। ये बहुत अच्छा हुआ है। सबको जमा करो, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे तक। और हाँ, अभी रोनी वाला निक नेम पब्लिक मत करना। एक स्टंट खेलना चाहता हूँ मैं। पारस ने कुछ सोचने के बाद शातराना सी मुस्कुराहट देते प्लान तरतीब दिया। ओके मेरे माइंड स्टंट मैन। अच्छा, एक और चीज़, क्या इन 6 में से भी हाथ का मास्क ढूंढना होगा? अगर रोनी यहिया और ड्रैगन का साथी है तो यकीनन वो भी उसकी खोपड़ी वाली तंजीम में शामिल होगा। आबेल ने समझदारी का मुजाहिरा करते अच्छा पॉइंट उठाया था। नहीं आबेल, ड्रैगन के बहुत करीबी लोगों का वो 5 स्टार्स का टैटू उनके हाथ पर नहीं चेस्ट पर होगा। ये एक रूल है। पहले हम स्टंट खेलेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा प्लान। मेरे आने तक सबको ब्यूरो में जमा करो। और हाँ, साहिर पर भी नज़र रखना। क्या पता वो ड्रैगन अंदर की खबर के लिए साहिर खान को भी महमद सबील की तरह ब्लैकमेल करे। पारस की दूर अंदेशी वाकई काबिल दाद थी। आबिल ने मुत्तफिका मुस्कुराहट दी और राब्ता तोड़ा। और तभी रोशानी के रूम में चले आने पर पारस ने फोन जीन्स की जेब में घुसाया और लपक कर तक पहुंचा। अरे मेरे हॉटमैन वापस आ गए। वो लंबे बाल जरा अच्छे नहीं लगते थे आप पर। रोशानी ने आते ही बैग रखते पारस की फ्रेश लुक देखते प्यार से तारीफ की, पर वो उसके लिए फिक्रमंद था, तो तारीफ की राहत महसूस ना करते सर झटक गया। मेरी छोड़ो, क्या कहा डॉक्टर ने? तबीयत स्टेबल है तुम्हारी? पारस की आवाज़ हफीफ सी बारी पड़ी। रुशाने भी मुस्कुराहट छोड़े संजीदा हुई। रेगुलर चेकअप था पारस, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ टैबलेट्स बदली हैं डॉक्टर ने और थोड़ी पेट की एक्सरसाइज करवाई हैं क्योंकि वो कह रही हैं थोड़ी स्वेलिंग है तो चलती फिरती रहे। सुहाना आपी भी वही थी। डॉक्टर कुछ और भी कह रही थी। रुशाने ने सारी तफसील तो एज इट इज़ बताई, लेकिन एहतिताम तक पारस की बाजुओं के हिसार में सिमटकर जो तमहीद बांधी इसने पारस को फिक्रमंद किया। रुशाने का चेहरा अपने मजबूत हाथों में भरे उसके खामोश होने पर बेचैन हुआ। कुछ और क्या? टेल मी रुशाने। पारस की आवाज़ में बेचैनी हल्कोर उठी। यही कि हमारा दूसरा बेबी इतनी जल्दी नहीं आ सकेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हुई है, हल्की सी। तो उन्होंने कहा है 2 साल हम सिर्फ हारिब को वक्त दे क्योंकि बहुत जल्दी दूसरा बेबी करना रिस्की होगा। मैं तो सोच रही थी जल्दी से हमारी बेबी गर्ल लाए और मैं फिर फुर्सत से आपके साथ इटली चलूँ, पर अब। रुशाने के इख्तिताम तक उदासी से नजरें झुकाने पर पारस ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवानगी से चूमे और चेहरा उठाए उम्मीद अफजा मुतबस्सम निगाहों से पारस को देखने लगी, जिसे देखना ही रुशाने को बहुत सी राहतें दान कर जाता था। तुम्हारी हेल्थ सबसे अहम है रुशाने, सो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं जल परी। जैसे डॉक्टर कह रही है ना, हम वैसा ही करेंगे। और अच्छा है हारिब को तुम्हारी कम से कम कुछ साल पूरी तवज्जो मिलेगी। और वैसे भी अभी आबेल है ना मेरे साथ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फैमिली बहुत अहम है मेरे लिए। वैसे यहाँ एक बॉटनी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट है नतालिया में, बहुत बड़ा, और यहाँ की मिलिट्री के अंडर भी है। जब तक तुम अलाया बेस जाकर फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तुम अपना ये 2 साल का कोर्स यहाँ कंप्लीट कर लेना, ठीक है? वहाँ तुम्हारे लिए स्पेशल एडमिशन, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। पारस के बोलने और ये सब तरतीब से कहने पर रोशानी की आंखें फिक्र से आज़ाद होती चली गई। पारस ने बहुत अच्छा और आसान हल दिया कि वो सच में पुरसकून हो गई। ये बहुत बेस्ट रहेगा। मुझे रिलीफ हुआ कुछ, वरना मैं बेकार बैठने का सोच सोच पागल हो रही हूँ जब से डॉक्टर ने कहा। एक्चुअली सर्जिकल कट से बेबी की डिलीवरी इजी होती है ना, लेकिन इस मनहूस ड्रैगन की वजह से मुझे उसके बिना ही हारिब को दुनिया में लाना पड़ा। फिजा ना होती तो शायद ये कभी ना कर पाती मैं। आपने इस मनहूस का पता लगवाया?
یہ سب تفصیل دیتے دیتے وہ آخر تک کھانپی جو اس کے اندر موجود درد کے سبب تھا۔ پارس نے اس کو ہولڈ کر اپنے سینے سے لگایا، کسی روشانی کی وہ حالت بلائے نہیں بھولتی تھی۔ روشانی کا غصہ جائز تھا کیونکہ وہ اپنی تکلیف چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی، نہ وہ اپنے مجرموں کو معاف کرتی تھی۔ بے فکر رہو روشانی، تمہارا ایک ایک آنسو قرض ہے، جب تک سود سمیت اس کا بدلہ نہ لے لوں چین نہیں آئے گا۔ اس سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ ہدایت بابا کی جان بھی اسی نے لی، مجھے مارنے آیا تھا۔ پارس کے لہجے میں امرت تو بس روشانی کے لیے تھا، جبکہ اختتام تک دگنی نفرت امڑی۔ روشانی کا دل سا لرزا کہ وہ پارس کو کیوں مارنے آیا ہوگا۔ واٹ، آپ سے کیا دشمنی ہے اسے؟ روشانی کے لہجے سے ڈر چھلکا جب وہ پارس کی بازوؤں سے نکل کر سامنے ہوئی، آنکھیں مرجھا سی گئی۔ ہے میری جان، لیکن تم بے فکر رہو، آبیل سائی کی طرح میرے ساتھ ہے۔ اس کی آرمی تمہاری سوچ سے زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اسے اٹلی کی حکومت کی سپورٹ حاصل ہے۔ بس تم اپنا خیال رکھو اور حارب کا، تم دو محفوظ رہو تاکہ میں تسلی سے اس ڈریگن کا سر کچل سکوں۔ پارس کا نرم پڑنا تو بس اپنی جل پری کے لیے تھا۔ وہ پارس کے گلے پھر سے لگی تھی تو ویسے ہی اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر وہ انہی بازوؤں میں سمٹی اپنا سکون وصولتی رہی، پھر شرارت سے چہرے پر سجائے سامنے ہوتی پارس سا مغلانی کو نہارنے لگی۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے میری جان، اب سچ میں ہاٹ لگ رہے ہیں۔ کیا واپس بیورو جانے کا ارادہ ہے؟ حارب کی ممی کی نیت خراب ہو رہی ہے آپ پر۔ روشانی لاڈ سے ذرا شوخا سا مسکرائی تو ان نیلی آنکھوں میں بھی خمار اتار لائی۔ کب نیت خراب نہیں ہوتی ان محترمہ کی؟ چلو بتاؤ کیا چاہیے میری بہکی ہوئی جل پری کو؟ لہجے میں غالب آتے خمار سمیت پارس نے کھلی چھوٹ دی، پورا حق دیا کہ وہ اس کا ہی تو تھا۔ نہیں، اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، آپ کو زیادہ والا پیار ٹھیک ہو کر کروں گی۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، جائیں اپنے کام نمٹائیں۔ وہ بھی خود بھی انجیکشن لگوا کر آئی تھی، تبھی نیند آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رات تک آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ بیورو کا کام نمٹانا اہم تھا، تبھی پارس نے روشانی کے آرام کا خیال رکھا اور اس کا ماتھا چومے وہ ایک نظر اپنے جگر گوشے پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تو روشانی نے غائبانہ حفاظت کی دعا پارس پر پھونکی اور خود بھی آ کر لیٹ گئی۔ امائمہ یونی سے آ چکی تھی تو روشانی کے سوتے ہی جب حارب جاگا تو امائمہ اسے اٹھا کر اپنے روم میں لے گئی، کیونکہ ممی سے پتہ چل گیا تھا کہ اب انجیکشن لے کر ریسٹ کر رہی ہیں، اور حارب سے وہ اتنا پیار کرتی تھی کہ یہ جناب ممکن تھا ممی سے زیادہ خالہ کے لاڈ و پیار کے عادی ہو جاتے۔ جبکہ امائمہ نے حارب کو زیادہ اٹھانے سے پرہیز کیا کیونکہ حاتب اسے 2 بار یاد دہانی کے لیے کال کر چکا تھا کہ اسے وزن اٹھانے سے پرہیز کرنا ہے، اور وہ حاتب کا پورا کہنا مان رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف پارس بیورو پہنچا تو 6 کے 6 آدمی بیورو آفس میں آ چکے تھے۔ پارس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی آبیل بیورو آفس سے باہر نکلتے پارکنگ میں چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیب تھا۔ ہے بڈی، یو لک کول۔ آبیل نے اس کی سلجھی لک پر ستائشی چھیڑا۔ میری چھوڑو، کام کی بات کرو ایگل۔ پارس اس وقت بالکل سنجیدہ تھا اور تبھی تو پیراسائٹ غضب ڈھا رہا تھا۔ اوکے میرے بچے، رجب علیم، راسم شاہ، روداب اکبر، رومین چوہان، رانا علی، رمضان مرزا، یہ نام ہیں ان کے جن کے آر یا رے سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ 6 کے 6 ہدایت بابا سرکار کے وفادار جانشین کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 2 کی کفالت ہدایت بابا نے خود کی۔ ابیل نے پارس کے سامنے اپنا ٹیب کیا جس پر تمام 6 لوگوں کا سارا بایو ڈیٹا موجود تھا۔ سب کی شکلیں باری باری سکرول کرتا آبیل کے ہمراہ چلتا ہوا پارس آفس انٹرنس کے پاس ٹھٹک کر رکا۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ پارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ راسم شاہ اور رجب علیم دونوں یتیم اور بے سہارا تھے، اور سب سے زیادہ ان 2 نے ہی ہدایت بابا کے مشنز پورے کیے ہیں۔ پارس کی نظر راسم شاہ پر تھی، پھر اس نے رجب علیم کو دیکھا جو سادہ سے حلیے کا مالک ایک 30 سال کا نوجوان تھا، پھر راسم کو دیکھا جو ایک تگڑا اور شکل و جسامت سے مضبوط اور ذہین دکھائی دے رہا تھا۔ گڈ، اوکے، جب میں سٹنٹ کھیلوں گا تو 6 کیمرے ان 6 پر فوکسڈ رہیں گے۔ میں مائک پر رونی پکاروں گا، دیکھتے ہیں کس کا چہرہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ فیشل ایکسپریشن بہت میٹر کرتا ہے ایسے کیسز میں۔ کیمروں کو ریڈی کرو، میں بیک سٹیج رکھ کر نام لوں گا۔ پارس کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے یہ بھی مسٹر آبیل بھی سوچ رہے تھے، پر وہ جانتا تھا یہی دماغ ہی تو اسے اب تک اینڈی رنگھیٹا کا حکمران بنائے ہوئے ہے۔ ڈن باس، میں کام پر لگتا ہوں۔ آبیل نے فوراً سے اندر داخل ہوتے ہی کانفرنس روم کی طرف قدم بڑھائے جہاں وہ 6 کے 6 ہٹے کٹے اور ہدایت بابا کے ٹرین آدمی اول شیپ ٹیبل کے سامنے والی رو میں اعتماد ہو کر بیٹھے تھے۔ کیمرے ان کے سامنے خفیہ جگہوں میں فٹ تھے۔
और आबेल ने अंदर आकर बस इन कैमरों को लैपटॉप से कनेक्ट किया था। पारस सर आ चुके हैं, आप सबको बुलाने का मकसद वो ही बताएंगे। रासिम शाह सबसे ज्यादा पुरसुकून था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो पकड़ा जाएगा और उसके पास पैरासाइट से जान बचाने के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। पारस ने माइक सेट किया और साथ ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रूम में 6 के 6 लोगों का फेस एक्सप्रेशन इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा था। पारस ने माइक में रोनी पुकारा और इन 6 के 6 लोगों को सुनाई दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद तमाम चेहरों में से सिर्फ एक चेहरा था जिस नाम पर सबसे ज्यादा मतवज्जो हुआ था। रासिम शाह के सिवा बाकी सबको चलता करो। पारस ने हतमी फैसला करते माइक ऑफ किया और आबेल को कॉल करे अपने टारगेट के बारे ब्रीफ किया, जिस पर आबेल ने रासिम शाह के अलावा बाकी सबको रूम से जाने का कहा। रासिम शाह की आंखों में कोई डर न था। कुछ देर में पारस खुद अंदर आया तो रासिम अपनी नशिस्त से पारस की बारोब शख्सियत और उसके पैरासेट होने के एहतराम में उठा। पारस ने 2 कदम करीब रुककर रासिम की पुरएतमाद नजरें देखते उसकी शर्ट का गिरेबान बेदर्दी से पकड़े। जैसे ही 2 बटन खोले, रासिम की चेस्ट पर बना मतलूबा टैटू देखते आबेल और पारस की आंखों में चमक उतरी और अगले ही लम्हे रासिम शाह की आंखों में फैली डर की लकीरें देखते पारस के जबड़े बिंच गए। इससे पहले कि आप इस टैटू के बारे में कुछ पूछें, तुर्किया के समुद्री बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर निकलती शिप आज रात पकड़ी जाएगी और इसका सारा इल्जाम अलाय मुकदाम अंतालिया के अमीर पर आएगा। इससे ज्यादा हदायत बाबा सरकार का वफादार होने के नाते मैं कुछ नहीं बता सकता। आप जान ले सकते हैं मेरी। रासिम की इन्फॉर्मेशन ईगल और पारस को जबड़े कसने पर मजबूर कर गई। पारस ने एक ही झटके से रासिम शाह की गर्दन अपनी मजबूत हाथ के शिकंजे में ली। इन नीली आंखों में बेरहमी थी और चेहरे पर संगला चट्टानों सी सख्ती। समीरा और यहिया कहाँ है रोनी? शिप गई भाड़ में। पारस की पकड़ रोनी जैसे मजबूत आदमी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके चेहरे पर लहू छलका। मैं मुस्तकबिल में आपकी बहुत बड़ी मदद का वादा करता हूँ पैरासाइट, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। रासिम की बात आबेल और पारस दोनों को थोड़ा शांत कर गई। कैसी मदद? पारस ने उसकी गर्दन दबोचते सर्द लहजे में इस्तफसार किया। वो मदद आपके किसी करीबी को लेकर होगी। मैं हदायत बाबा सरकार का वफादार अब भी हूँ, तो आपको यकीन करना होगा मुझ पर। बाकी ड्रैगन कुछ वक्त के लिए कोई मसला नहीं करेगा। कम से कम 5-6 माह वो अंडरग्राउंड रहेगा। पारस ने रासिम की गर्दन आजाद की और हकारत से उस गद्दार को परे झटका। जानते हो ना धोखे की क्या सजा देता हूँ? पारस ने उसकी शक्ल गुस्से से देखते तंबीही अंदाज में बावर करवाया। जी, शिप रोक लें, वो आपको हर तरफ से बदनामी देना चाहता है। डिटेल मैंने यहाँ आते ही ईमेल कर दी थी। अब मैं जाऊँ? रासिम ने अपना फर्ज निभा दिया था। तभी पारस ने सर हिलाए दफा होने का इशारा किया। वो गया तो अबेल लपक कर पारस तक पहुंचा। वो मदद किस प्यारे को लेकर होगी पारस? क्या ये उलझी सीधी बातें करके गया है? ये वफादार है, ये गद्दार? मेरा तो दिमाग उलझ गया है। आबेल ने बालों में मुस्तरब होते हाथ फेरा तो पारस अपनी गहरी सोचों के गर्दाब से निकला। मैं जानता हूँ वो मदद किसके लिए, किसको लेकर होगी। अभी शिप का काम करना होगा। ये कमीना मुझे दोनों तरफ से तंग करके मजे ले रहा है, लेकिन ये 5 माह उसकी जिंदगी के आखिरी माह है आबेल। पारस के दिमाग में क्या चल रहा था अभी वो आबेल को भी नहीं बता सकता था, और आबेल इसहाक जानता था पारस इसे ठीक वक्त पर जरूर बताएगा। शिप का काम बहुत मुश्किल और लंबा था, तभी वो लोग उसके बाद रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम ने शावर लेकर चेंज कर लिया था और वेयर हाउस से वो दोनों सीधे ग्लोमा ऑफिस पहुंचे और वहां के बेसमेंट ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम ऑन करे तुलसी के अंदर डाली गई चिप को एक्टिव किया। चिप ने फौरन से काम करना ना सिर्फ शुरू किया बल्कि तुलसी की लोकेशन और वो जो कर और बोल रही थी हर चीज की डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर इब्राहिम और हातिफ के सामने लाकर रख दी। वो दोनों इस कामयाबी की इब्तिदा पर शातिराना हंसे। एक उंगली गंदी करने का रिजल्ट देखा इब्राहिम आफदी? ये लड़की ही अब अपने गैवन नामी खबीज बाप की गर्दन हमारे हाथ देगी। तुमने बहुत अच्छे से ये मिशन मुकम्मल किया। हातिब को इतनी उम्मीद ना थी कि चिप वाला आइडिया सच में काम करेगा, पर इब्राहिम अफंदी ने कर दिखाया था। इस वक्त भी तुलसी अपने बाप के ही किसी काम से किसी माफिया ड्रग डीलर से डील कर रही थी, और सारे खुफिया कोड जो जो बोल रही थी सब कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेजा हो रहे थे। लेकिन इस उंगली की चोट के बारे सुहाना को क्या बताऊंगा भाई? इब्राहिम की खुशी मानो कुछ पल की थी। बेचारा अपना दुख ताज़ा होने पर फिर से बैंडेज वाली उंगली आंखों के आगे लहराए सदमे में बड़बड़ाया। यार कह देना दरवाजे में आ गई थी, क्या सब कुछ मैं सिखाऊं? हातिब जिसकी तवज्जो अपने टारगेट पर थी बाकायदा झाड़ गया।
आपको बड़ा तजुर्बा है बीवी से किए बहानों का। इब्राहिम को कहाँ चैन था। जुबान पर फौरन खुजली हुई तो अमीर साहब ने आईब्रो चुकाकर घूरी दी। आज तक मुझे मायमा से बहाना करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे रिश्ते की बुनियाद जो सच्चाई थी वो आज तक असर रखती है। इब्राहिम मुस्कुराया क्योंकि हातिब जब उमायमा बोला तो उसकी आंखों में इजाफी खुमार बड़ी चमक उतर आई थी। आपका ये रिश्ता ऐसे ही महफूज रहे भाई। इब्राहिम की मुस्कुराती दुआ हातिब को मुस्कुराहट दे गई। उसके बाद इन दोनों की तवज्जो वापस से चिपकी कारकर्दगी पर जम चुकी थी। पारस और आबेल ने शाम तक शिप रुकवाई और 2 दिन लगाकर इसमें मौजूद ड्रग्स और स्मगलिंग के हथियार निकलवा कर ज़ाया करवाए। मगर पारस के लोग मुसलसल रोनी पर नजर रखे हुए थे। अगले 4-5 हफ्ते गुजर चुके थे। हातिब और इब्राहिम के पास इन हफ्तों में गैमन और तुलसी की गैंग की इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि अब बस इनका खात्मा बाकी था। और आखिरी मिशन में नतालिया की पुलिस और रेंजर्स ने इस ऑपरेशन में हातिब का साथ देने का फैसला किया था। जबकि शिप का काम खत्म करते ही पारस का एक अर्जेंट कैलिब्रिया का विजिट था तो वो 2 दिन बाद ही चला गया, क्योंकि अलाया बेस में चलते प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग के लिए वो खुद जाता था। दूसरा एफवी में मौजूद नजफ और हादी से कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में मीटिंग भी थी। दूसरा इस्माइल शराजी की हालत देखने और उसकी बरत से राहत लेना भी इस विजिट का बड़ा मकसद था। इसके अलावा रशिया के डॉन के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर मीटिंग्स थी और इस बार पारस ने सांप को दोस्त नहीं बल्कि गद्दार की तरह ही ट्रीट किया था। लेकिन दूसरी तरफ पारस अब इस बात से भी खौफजदा था कि अगर रोशाने को उसके धोखे का पता चला कि इससे मरवाया जाता इस्माइल नकली था तो वो हरगिज माफ नहीं करेगी। मगर पारस इस मामले में मजबूर था। इस्माइल शराजी को इतनी आसान मौत देना मौत की तौहीन थी। लेकिन वो टार्चर सहने के बावजूद मजे से पारस की कैद में पिछले कई माह से जी रहा था, जैसे अपने अंदर एक अनदेखा वबाल कैद कर रहा हो। पारस की गैर मौजूदगी में हातिब हारिब का ना सिर्फ एक्स्ट्रा ख्याल रख रहा था बल्कि दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ताकीदें भी करता। रोशानी का पेन इन हफ्तों में काफी हद तक खत्म हो चुका था और हारिब भी अब आंखें खोलकर मुस्कुराता नजर आता। वहीं इतने हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद फाइनली इस्लान को भी मोहनी के पास जाने की परमिशन दे दी गई, जो आखिरी बार 2 हफ्ते पहले उससे मिली थी। पारस की गैर मौजूदगी में आबेल ब्यूरो को तो देख ही रहा था, साथ ही इसने 2 हफ्ते मोहनी को जैसे हैंडल किया ये सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से इस्लान की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई कि आबेल को इससे हार्ट की कंडीशन मजबूरन मोहनी को बतानी पड़ी। जबकि इब्राहिम का बहाना काम कर गया था, लेकिन अभी तक ये मामला सामने नहीं आया था कि इब्राहिम की तस्वीर लेने वाला कौन था और उसका क्या मकसद था। लेकिन वो मकसद बहुत जल्द सामने आने वाला था। खुदा खैर करे। मजीद कितने दिन स्टे है आपका पारस। लॉन में शाम के वक्त रुशाने वॉक कर रही थी जबकि हारे बंदर परी के पास था। हमायमा की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो वो हातिब के साथ हॉस्पिटल गई थी। पारस को कैलिब्रिया गए काफी हफ्ते हो चुके थे, तभी रुशाने बहुत मिस कर रही थी। मजीद एक हफ्ता मेरी जान, फिर आ जाऊंगा। यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में काफी काम इकट्ठा था। तुम्हें पता है हादी की बेटी हुई है और नजफ का बेटा, ये सही जा रहे हैं। हादी की नानी को अच्छी मसरूफियत मिली है। पहले रैबर और सबील को संभाला, अब उनके बच्चों को। मैंने तुम्हें पिक्चर्स भेजी हैं, देखो कितने क्यूट है। आज रात मेरा भी वही डिनर है। आई मिस यू। रोशानी का मूड दो दो न्यूज पर अच्छा हो गया, वरना पारिस की जुदाई में वो मुस्कुराना भी मुश्किल जान रही थी। अरे माशाल्लाह, ये दोनों बहुत प्यारे हैं। अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। लेकिन मिस वाली बात इग्नोर कर रही हूँ, वो अगर फेस टू फेस बोले। पारिस के मैसेजेस ओपन करे वो दोनों क्यूट बच्चे देखती खुश तो हुई, पर एहतमाम नखरे पर किया। पारिस हंसा। ओके, मैं आऊंगा तो मुझे मेरी वाइफ मिलेगी ना, पूरी वाली। पारस की मानी ही सरगोशी पर रोशानी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई। ऐसी बातें फोन पर नहीं करते, मैं शर्मा कर आपसे लिपट भी नहीं सकती। उफ, ये बेबसी। पारस का दिल सा बोझल हुआ। शर्माए तुम्हारे दुश्मन। और शरारत से छेड़ गया तो रोशानी ने गाल फुला लिए। आ लें फिर पूछूंगी। अच्छा सुने, खैर से इस्लान आज घर आ गया है। मुझे भी मोहनी की कॉल आई थी। मैं भी 3-4 दिन तक जाऊंगी दोनों से मिलने, जरा ये वाले दिन खत्म हो ले। पारस को सुनकर बहुत मुसर्रत और सुकून मिला, क्योंकि असलान के लिए वो भी फिक्रमंद था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल बताता रहा है मुझे। जरूर जाना, लेकिन हारिब को भी कहीं मत लेकर जाना, छोटा है बहुत। पारस की फिक्र पर रोशाने मुत्तफिक मुस्कुराई। डोंट वरी, नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि ऐसा करते हैं आप आ लें फिर साथ चलेंगे। अच्छा सुने, मायमा गई थी हातिब के साथ हॉस्पिटल, वो आ गए हैं, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ। गाड़ी की हॉर्न पर रोशाने पलटी तो मायमा और हातिब को आता देखे पारिस को कहा, ठीक है मेरी जान, मैं भी एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, बताना मुझे फिर क्या कहा डॉक्टर ने। पारस ने ताकीदन कहकर राब्ता तोड़ा तो रोशाने कॉल ऑफ करते इन दो की तरफ गई।
सब ठीक है, बेबी और ये ठीक हैं? हातिम ने मायमा को अपनी बाजू का हिसार दे रखा था और मोहतरमा बिल्कुल तरोताज़ा थी। हाँ पार्टनर बिल्कुल ठीक है, बस इसके एग्जाम्स रहे हैं ना तो स्ट्रेस लेती रही है। हातिम ने खुद ही बताया तो रुशाने ने प्यार से अमायमा का हाथ पकड़े चूमा। चलो शुक्र है तुमने इसका अगला सेमेस्टर तो फ्रीज करवाया, वरना इसने गायब हो जाना था। अमायमा मेरी जान, स्ट्रेस नहीं लेना। वो सुन तो सबकी रही थी पर क्या करती, बस इतनी फिक्र पर प्यार भरा मुस्कुरा ही सकी। अब तो हो गए पेपर्स, अब मैं होंगी और मेरा स्ट्रेस रिलीजर, मेरा गुड्डा, मेरा हारिब कहाँ है वो? अमायमा को अब भी बस हारिब की पड़ी थी और हातिब और रुशा ने यूं मुस्कुराया जैसे कह रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मामा के पास है, ध्यान से मामा, ये लड़की भी ना। वो मुस्कुराते हुए अंदर गई और जैसे गई रुशाने ने पीछे से टोका तो मोहतरमा जल्दी से कछुए की स्पीड पर आई। हातिब ने मुस्कुरा कर रुशाने को देखा। बाई के बिना मुरझा गई हो। हातिब की फिक्र पर वो गहरा सांस भर गई। मुश्किल राहों के बासी हैं तुम्हारे भाई, ये मुरझाना तो चलता रहेगा। मुझे बताओ ये पागल बाकी ठीक है ना? रुशानी की फिक्र अब भी ना कम हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस कभी कभी फारिस सुल्तान को मिस करे रोती है, मुझसे भी छुपकर। सारा को भी मिस करती है। वैसे सब लाकर दे सकता हूँ इन दो के सिवा। बहुत भी स्मार्ट हुआ, संभल जाएगी, तुमने अपनी तरफ से हर तलाफी कर लिया है। अब बकिया मरहम वक्त के हाथ छोड़ दो। एक बार वो माँ बन गई ना तो सारे दुख भूल जाएगी, जिसे मैं भूल गई। आओ अंदर चले हम भी, डिनर लगवाती हूँ, तुम लोगों का ही वेट था। हातिम ने सर हिलाते साथ ही अंदर का रुख किया। जहाँ हारिब साहब कभी इब्राहिम के पास जाते, कभी सुहाना और अमायमा से उठा नहीं सकती थी, पर सुहाना की गोद में जब वो था तो लाड पूरे लुटा रही थी। असलान के घर आने पर यहाँ भी सब खुश थे और डिनर पर भी सबकी दुआएं असलान की सेहत याबी के लिए थी। असलान की वेलकम के लिए ना सिर्फ आबेल ने पूरा घर डेकोरेट करवाया था, बल्कि मोहनी और अपना रूम भी ब्लू थीम पर सजाया था। जब से असलान वापस आया था मोहनी ने उसे एक लम्हा भी खुद से दूर नहीं किया था, फिर भी वो बार बार इमोशनल हो जाती थी। खुद आसिया का दिल सुकून में आया क्योंकि वो जब जब मोहनी की हाली गोद देखती इससे ज्यादा तकलीफ में आ जाती। आबेल भी आज शाम से घर ही था। असलान के साथ ही मैट्रेस पर लेटकर बाबा से लाड हो रहे थे और मोहनी जो उसके लिए फीडर बनाकर लाई थी बेबी की मस्ती पर पास ही बैठी। आबेल ने अपनी मुरझाई परी को देखा जिसकी नजरें असलान पर मोहब्बत और उनसीयत से जमी थी। असलान आ चुका है अब हमारे पास, तो मेरी जान अब ठीक हो जाए, जाकर अच्छी सी तैयार हो, सजो मेरे और असलान के लिए कि तुम्हारे पास जीने और तरताजगी से मुस्कुराने के बहुत से असबाब हैं। असलान को अपने पास महसूस किए वो कब से रो रही थी। वो पिछले 2 हफ्तों से उसको खुद से लगाने के लिए तड़प रही थी क्योंकि जब से आबेल की तबीयत बिगड़ी थी उसे मोहनी से मिलने नहीं दिया गया था। और आज वो आबेल के पास लेटा हुआ मुस्कुराता खेलता अपनी प्यारी सी मम्मा को और बाबा को सेहतमंदी के साथ देख रहा था। आबेल ये दोबारा बीमार तो नहीं होगा ना? मैं उसे ऐसे ही मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। वो अब भी खौफजदा थी। आबेल ने उसका हाथ थाम के चूमा। ये अपनी प्रीति मम्मी का फैन हो गया ना तो हॉस्पिटल की लॉन्ग विजिट शर्त ही अवॉइड करेगा। और मेरी जान तुम इसकी फेवरेट हो। शायद इससे खूबसूरत तसल्ली आबेल इसे हरगिज नहीं दे सकता था कि वो जी उठती। ओके आप इसे फीड करवाएं, मैं आपके लिए सजती हूँ, मेरा गुड्डा तो पहले ही सजा हुआ है। वो फीडर आबेल के हाथ में दिए, खुद झुककर अपनी गाल असलान की गाल से लगाए उठकर गई। तो आबेल ने वो छोटा सा फीडर असलान के होंठों के पास ले जाते जरा सा प्रेस किया तो असलान मदहोश सा होकर आबेल के साथ लेके अपना दूध पीने लगा। आबेल ना चाहते हुए भी हंस दिया। जब तक मोहनी तैयार होकर रूम में आई बाप बेटा दोनों सो चुके थे। वो अपने आधे घंटे की मेहनत पर गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ी। असलान ने दूध पी लिया था और वो आबेल के सीने पर मजे से सो रहा था। उसका बेली बटन अब बेहतर था, दूसरा वाला खतना का नाजुक दर्द भी ठीक हो चुका था जो असलान का हॉस्पिटल ही हो गया और उसकी केयर भी वहीं की गई थी। मोहनी दोनों को देखती पास बैठी और हाथ बढ़ाकर असलान के सर के नए निकले हल्के हल्के गोल्ड थ्रेड देते बालों को सहलाती चुपकर प्यार करे जाने लगी जब आबेल ने असलान को अपने दाएं तरफ मुंतकिल करते मोहनी को अपनी बाईं तरफ ला बसाया। वो आबेल की नींद में डूबी आंखें देखती मुस्कुराई। अब लग रही है ये मेरी मोहनी है, परेशान मत हो, हमारे इस्लान के साथ बहुत सी दुआएं हैं। मेरी दुआ है अब ये तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर ना हो। आबेल ने उसका माथा चूमा तो वो पुरुमीद मुस्कुराई। असलान को तकिया साथ रखकर लेटाते आबेल उठा तो मोहनी भी उठकर आबेल के थाई पर आकर बैठे। बाजू आबेल की गर्दन में परो गई। अभी भी मोहनी की आंखें सूजन का शिकार थी। 2 वीक तक छोटा सा ऑपरेट होगा तुम्हारा। आबेल के बताने पर मोहनी ने निचला लिप दांत में लिया। वो वाला? मोहनी शरारत से सरगोशी में बोली।
جی میری جان، پر زیادہ پینفل نہیں ہے. اب تم بس اسلان کو سنبھالو اور مزید کوئی بیبی نہیں. پہلی بہت مشکل سے واپس ملی ہو تم مجھے. آبیل نے اس کے پیٹ کو چھوا جو بالکل اندر جا چکا تھا. تم بھی تو ستائشی مسکرایا. موہنی نے لاڈ سے اپنا چہرہ آبیل کی گردن میں چھپایا. میں اس پر بہت ہیپی ہوں. اب مجھ سے دور تو نہیں رہیں گے نا پھر؟ موہنی کی آواز یہ پوچھتے مزید گٹی. کبھی بھی نہیں، جتنا رہ لیا کافی ہے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میری سمری ہوئی موہنی کو. واک پر چلیں، کافی پینے چلیں، یا لانگ ڈرائیونگ کا موڈ ہے؟ اسلان کو ماما دیکھ لیں گی. بس باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے تو اپنے رزق پر جواب دینا. آبیل اس سے لیے ہی اٹھا اور موہنی نے ذرا فاصلہ بنایا، جس پر آبیل نے اپنا فون اٹھا کر جینس کی پاکٹ میں گھسایا. ہم روشانی آپا کی طرف چلیں؟ موہنی کی مچلتی خوشی پر آبیل نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما. اوکے، لیکن واپس آ کر مجھے اپنی پہلی والی موہنی ملے گی نا، کسز والی؟ آبیل کی بازوؤں میں بھرنے پر وہ روحانسی ہوئی. پچھلے 2 ہفتے سے وہ بس اسلان کی ماں بنی تھی، اور تبھی دکھ ہوا کہ اس نے آبیل کو نظر انداز کیا. کیسز اور حگز دونوں والی ملے گی. آپ کو پتہ ہے نا، میرا دل اسلان کے لیے بہت پریشان تھا، ورنہ آپ کی سانسیں ہی میری آکسیجن ہے. موہنی کا دل سچ میں آج سکون میں تھا، اور اس سے آبیل دگنے سکون میں تھا. میں تو خود تمہیں سنبھال سنبھال کر پریشان ہو گیا تھا. تم رکو، میں اسلان کو ممی کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں. روشانی کو بھی کال کرتا ہوں کہ ہم آ رہے ہیں. آبیل اس سے پہلے پلٹتا، موہنی نے اس کی کمر کے ارد گرد بازو سرکا کر لپیٹتے آبیل کو روکا، اور ریڑھیوں کے بل اٹھتی آبیل کے روبرو ہوئی اپنی خوشی وصولنے کو. آبیل نے اس کو حصار کر اس کی سانسیں چھوئیں، اور وہ بھی بہت پیار سے کہ موہنی کے پورے وجود کو آبیل کی شدت جکڑ گئی. وہ روبرو ہوئی تو خود ہی شرمیلا سا ہنسی. تو جناب بھی نظریں سی چراتے اپنی سوئی مخلوق کو دیکھے کمرے سے نکلے، کیونکہ اسلان کو ہلانا مطلب اسے جگانا. سو وہ ماما کو ہی یہاں لانے چلا گیا تھا. جبکہ موہنی نے بھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنی ذرا سی بے ترتیب ہوتی لپسٹک ٹھیک کرتے اسمائل دی. آسیہ کو اسلان کے پاس چھوڑے خود وہ دو روشانی کی طرف نکل گئے. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو پیاری سویٹ سی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی. بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایپیسوڈ 90 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.